नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे वह है अंधेर नगरी। शिक्षार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि अब तक आपको हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं का ज्ञान हो गया होगा। आप बखूबी जानते होंगे कि कहानी, कविता, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध का स्वरूप क्या है। आज हम इन विधाओं से अलग एक नई विधा के बारे में जानेंगे। यह है नाटक। आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे तो आपने रामलीला ज़रूर देखी होगी। उसमें किसी न किसी किरदार को आपने पसंद भी किया होगा। पर क्या आपने ये ध्यान किया कि वे रामलीला आपने कथा रूप में नहीं सुनी, न ही कविता रूप में। आपने जिस रामलीला का आनंद अपने बचपन में लिया वह नाटक रूप में आपने देखी। क्या इस संकेत से आप अनुमान लगा सकते हैं कि नाटक की कौन सी विशेषता उसे अन्य विधाओं से अलग करती है, उसे विशिष्टता प्रदान करती है? आप सही सोच रहे हैं। वह है उसका मंचन, अर्थात नाटक विभिन्न दृश्यों में ढालकर मंच पर खेला जाता है। नाटक में शामिल विभिन्न अभिनेता अपने संवाद बोलते हैं और उनके संवादों के माध्यम से नाटक की कथा वस्तु को प्रवाह मिलता है, अर्थात इस प्रकार नाटक आगे बढ़ता है। तो आज हम एक नाटक अंधेर नगरी के बारे में बात करेंगे। इस नाटक का संक्षेप में परिचय मैं आपको देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि यह सृष्टि अपने नियमों से बंधी है। प्रकृति का एक अपना अनुशासन है। समय पर दिन निकलता है, रात होती है, विभिन्न ऋतुएं आती हैं और प्रकृति का यह सारा कार्य चलता है। ठीक वैसे ही यही अनुशासन आपने अपने घर में भी देखा होगा। घर के सभी सदस्य अपने निर्धारित कार्य समयानुसार करते हैं। ऐसा ही अनुशासन समाज पर भी लागू होता है। समाज जिसमें राजनीतिज्ञ हैं, सामान्य जनता है, व्यापार है, न्याय है और भी बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें निर्दिष्ट नियमों के अनुसार कार्य होता है। यदि ये नियम न रहें तो समाज में अनुशासनहीनता आ जाएगी। सरकार यदि अपना कर्तव्य पालन न करे तो एक प्रकार की अराजकता फैल जाएगी। इसी प्रकार के मुद्दे लेकर यह नाटक हमारे सामने विभिन्न प्रश्न खड़े करता है। कहने के तो ये नाटक स्वतंत्रता पूर्व लिखा गया है, लेकिन इस नाटक को पढ़ने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि यह नाटक आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि इस चर्चा के बाद हम कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। हमारे उद्देश्य होंगे कि हम नाटक में चित्रित शासन व्यवस्था का आज के संदर्भ में वर्णन कर सकें, हम राजा प्रजा के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण कर सकें, न्यायपूर्ण व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकें, नाटक में निहित व्यंग्य को समझकर उसका उल्लेख कर सकें, लोक संस्कृति और लोक भाषा के कुछ प्रमुख पक्षों की व्याख्या कर सकें और एक विधा के रूप में नाटक की प्रमुख विशेषताएं बता सकें। अब मैं परिचय कराती हूँ इस नाटक के पात्रों का। मुख्य पात्रों में हैं महंत, जो गुरु हैं और गुरु के अनुरूप ज्ञानी हैं और विद्वान भी। इनके दो शिष्य हैं, पहला नारायण दास और दूसरा गोवर्धन दास। तीसरे जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं राजा। इन्हीं पात्रों ने इस नाटक के मुख्य उद्देश्य की सृष्टि की है। इनके अतिरिक्त कथा को प्रवाह देने के लिए घासीराम हैं जो चने बेच रहे हैं, हलवाई है, पाचक वाला है, बनिया है, कुंजड़िन है, नौकर है, फरियादी है, मंत्री है, कारीगर है, चूना वाला है, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, विभिन्न प्यादे हैं और सिपाही भी हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि इन सभी पात्रों में गुरु और शिष्य को छोड़कर किसी भी पात्र को व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं दी गई है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये राजा, ये नौकर, ये सिपाही, ये कोतवाल किसी भी समय में किसी भी देश के हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मंचन के बगैर नाटक कैसा नाटक। तो चलिए सबसे पहले आप एक वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि इस नाटक की मुख्य कथा क्या है। प्रिय शिक्षार्थियों, आइए इस नाटक के सारांश को यहाँ समझने का प्रयास करें।
अंधेर नगरी में एक ऐसे नगर का चित्रण है जहां न्याय अन्याय में फर्क नहीं किया जाता। महंत अपने 2 चेलों के साथ जिस नगर में पहुंचता है वहां हर वस्तु का भाव टके सेर है। यह देखकर महंत को हैरानी होती है। वह अपने चेलों को तुरंत नगर छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन एक चेला गुरु की बात न मानकर उसी नगर में रह जाता है। इस अंधेर नगरी के राजा के राज्य में एक बकरी दीवार से दबकर मर जाती है। फरियादी राजा के पास न्याय की आशा लेकर पहुंचता है। राजा के हुक्म के अनुसार बकरी के मरने के लिए जिम्मेदार के रूप में क्रमशः कल्लू बनिए, कारीगर, चूने वाले, भिश्ती, कसाई, गणरिये तथा कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति किसी दूसरे को जिम्मेदार बनाकर खुद छूटता जाता है। अंततः गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है। फांसी के पहले चेला गुरु को याद करता है। महंत आकर गोवर्धन दास से गुप्त बातचीत करता है। फिर गुरु चेले में वाद विवाद होने लगता है। कारण पूछने पर महंत बताता है कि इस शुभ मुहूर्त में जिसे फांसी होगी उसे स्वर्ग मिलेगा। यह सुनकर राजा स्वयं फांसी पर झूलने के लिए तैयार हो जाता है। शिक्षार्थियों, इस सारांश को सुनने के बाद आइए इस नाटक को विस्तार से समझें। आपने इस कथा का सारांश सुना। चलिए इस नाटक के कुछ दृश्यों के संवादों का आनंद लेते हैं। संवाद आप जानते ही होंगे, इन्हें अंग्रेजी में डायलॉग्स भी कहा जाता है। किसी भी नाटक में संवादों का बहुत महत्व है और इन्हीं के माध्यम से हमारी कथा आगे बढ़ती है। तो चलिए कुछ संवाद सुनते हैं। बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा विक्षा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे, और क्या। गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। जी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। बच्चा, बहुत लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। आपने कुछ संवाद सुने। इसी में एक दृश्य है राजा के दरबार का। राजा दरबार लगाकर बैठा है और एक फरियादी न्याय की गुहार कर रहा है। फरियादी ने बताया कि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से उसकी बकरी नीचे दबकर मर गई। वे महाराजा से न्याय मांग रहा है। राजा विवेकहीन है, मूर्ख है। तभी तो नौकर से कहता है कि कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ कर लाओ। जब मंत्री कहता है कि दीवार नहीं लाई जा सकती, तो राजा आदेश देता है कि दीवार का भाई, लड़का, दोस्त जो भी हो उसे पकड़ कर लाओ। जब मंत्री उसे बताता है कि दीवार का भाई, बेटा, दोस्त नहीं होता, तो राजा कहता है कि कल्लू बनिए को ही पकड़ कर ले आओ। राजा बहुत ही अज्ञानी, विवेकहीन है और उसकी अज्ञानता और न्यायहीनता का लाभ सब उठाते हैं। दीवार के गिरने का आरोप बनिया कारीगर पर लगाता है, कारीगर चूने वाले पर, चूने वाला भिश्ती पर, भिश्ती कसाई पर, कसाई गडरिया पर, गडरिया कोतवाल पर आरोप लगाते चलते हैं। अंत में क्या होता है, आइए सुनते हैं। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। हैं? यह बात कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब। अब चलिए, फांसी चढ़िए। अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था।
जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूर है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। तो क्या कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? इसमें दो बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़ें तो वह ना जाने क्या बात बनाए। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, इसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी, गुरुजी। और इस प्रकार प्यादे गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी दिलाने ले चले। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ, बचाओ। गुरुजी, गुरुजी। और इस प्रकार प्यादे गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी दिलाने ले चले। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता। हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं। आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। भाई, ये क्या माजरा है? कोई समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते यह कैसी गड़बड़ है। हम भी नहीं समझ सकते ये कैसी गड़बड़ है। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? राजा, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है। हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग। राजा के रहते और कौन बेकुट जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपुही न से जैसे चौपट राज। तो यह हमारा नाटक है अंधेर नगरी। आपको यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि नाटक दृश्य एवं मंचन के कारण अन्य साहित्यिक विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक आदि से अलग होता है। जैसा कि आपने सुना और पढ़ा कि अंधेर नगरी एक व्यंग्य और हास्य प्रधान नाटक है। जब किसी रचना में परिस्थिति की असंगति रहती है और उस परिस्थिति पर रचनाकार विभिन्न प्रकार से चोट करता है, झूठे आडंबरों, कुरीतियों, अन्याय को उजागर करता है, तो व्यंग्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार की रचना को व्यंग्य रचना कहा जा सकता है। साथ ही परिस्थितियों की विडंबना को देखकर हास्य परिस्थितियों से एक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने वाला हास्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार की व्यंग्य रचनाएं मनोरंजन तो करती ही हैं, साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों की राजनीतिक विसंगतियों को भी उजागर करती हैं। आइए नाटक के प्रमुख तत्वों पर एक बार चर्चा करते हैं। इस नाटक के मुख्य बिंदुओं को
जानना आपके लिए उपयोगी होगा। यह नाटक एक व्यंग्यात्मक नाटक है। इस नाटक के निम्नलिखित तत्व हैं जिसे आप जान सकते हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, परिवेश, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता। इसके अतिरिक्त इस नाटक का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत की दुर्दशा को चित्रित करना है। तो यह कथा वस्तु आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब हम बात करते हैं चरित्र चित्रण की। चरित्र चित्रण अंधेर नगरी नाटक का अत्यंत सशक्त पक्ष है। महंत गुरु के रूप में है, गोवर्धन दास शिष्य है, राजा और मंत्री अन्याय के प्रतीक हैं। गुरु के माध्यम से यह संदेश प्राप्त होता है कि जहाँ हर वस्तु का मूल्य मापने का एक ही पैमाना हो, वहाँ सुशासन व्यवस्था अन्याय पर आधारित होगी और ऐसे नगर में रहने से कभी भी विपत्ति आ सकती है। गुरु द्वारा अंधेर नगरी छोड़ने का निर्णय सर्वथा उचित था, परंतु उनका चेला गोवर्धन दास लोभ में पड़ जाता है। यद्यपि गुरु ने उसे लोभ न करने का भी उपदेश दिया था, नाटक के अंत में अपने चेले की प्राण रक्षा करने के लिए ही गुरु उपस्थित होता है और अपने विवेक से उसे बचाने में सफल होता है। इस प्रकार महंत के माध्यम से लेखक यह संदेश देता है कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी स्वाधीनता की रक्षा करनी चाहिए और लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण पात्र है गोवर्धन दास, जो महंत का शिष्य है। वह अंधेर नगरी की प्रचलित मूल्य प्रणाली को देखकर अचंभित हो जाता है और लोभ में पड़ जाता है। लोभ के कारण वह अपने गुरु के ज्ञान का पालन भी नहीं करता और अंततः मृत्यु के द्वार पर आ खड़ा होता है। गोवर्धन दास जन सामान्य का प्रतीक है, जो छोटे छोटे स्वार्थों के लाभ में अपने विवेक को खो बैठते हैं और न्याय अन्याय में अंतर नहीं कर पाते, जिसका मूल्य उन्हें स्वयं भी चुकाना पड़ता है। अन्य महत्वपूर्ण है राजा। वह राजा जो प्रजा के सुख दुख के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। वह स्वार्थी है। अपनी भोग और विलास में वह लुप्त रहता है। वह जनजीवन के सामान्य ज्ञान से भी कोसों दूर है, इतना दूर कि जब उसे बताया जाता है कि बकरी दीवार के नीचे आकर मर गई तो वह दीवार को बुलाने के लिए हुक्म देता है। यह अपने आप में दर्शाता है कि राजा शासन करने लायक है ही नहीं। उसकी अयोग्यता के कारण ही निर्दोष लोग शोषित होते हैं और दुष्ट लोग अपने कपट से बच जाते हैं। देश में अराजकता है, अर्थव्यवस्था टूटी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि यथा राजा तथा प्रजा को पूर्णतया यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह नाटक स्वतंत्रता पूर्व परिस्थिति में रचा गया था, परंतु यह परिस्थिति किसी भी समय में प्रासंगिक हो सकती है। यदि राजा निरंकुश होगा, अन्यायी होगा, तो जनता त्राही त्राही करेगी। राजा की विवेकहीनता, उसकी मूर्खता उसे स्वयं मृत्यु द्वार तक ले जाती है। वह स्वयं मृत्यु को गले लगाने को तत्पर है। जब वह कहता है कि राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। अंधेर नगरी का अंतिम महत्वपूर्ण पात्र है मंत्री। वह मंत्री जिस पर शासन व्यवस्था चलाने का उत्तरदायित्व होता है, परंतु इस नाटक का मंत्री राजा की अज्ञानता और विवेकहीनता का लाभ उठाता है और स्थिति को सुधारने के लिए कोई योगदान नहीं देता। राजा की चापलूसी से काम चलाने वाला यह मंत्री समझ तो रखता है, पर उसका सही जगह प्रयोग नहीं करता। उसे राजा की मूर्खता का भली भांति ज्ञान है। जब वह यह सोचता है कि यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो तो वह बेवकूफ़ राजा इस पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। मगर वह इस प्रकार की चिंता नहीं करता कि किसी निर्दोष को फांसी होगी। नाटक के अंत में वह भी फांसी लगाने की होड़ में लग जाता है, जिससे उसकी मूर्खता का परिचय मिलता है। अन्य गौण पात्रों में फरियादी, कुंजड़िन, हलवाई, मंत्री, कल्लूबनिया, कारीगर, चूनावाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, प्यादे और सिपाही हैं। ये पात्र प्रसंगानुकूल कथा विकास में अपना योगदान देते हैं। नाटक में अन्य महत्वपूर्ण तत्व है नाटक की संवाद योजना। आपने नाटक के कुछ संवाद अभी सुने भी और आपने ये पाठ में अवश्य पढ़ा होगा। क्या आपने ध्यान दिया कि नाटक के पात्र कथा को प्रवाह देते हुए और अपने चरित्र को दर्शाते हुए संवाद का ही प्रयोग करते हैं। इस सब के लिए आवश्यक है कि संवाद
प्रभावशाली हों, संक्षिप्त हों। अब आप उन संवादों को छांटिए जिनसे आपको राजा के चरित्र का पता चलता है, महंत के विवेकपूर्ण व्यक्तित्व का पता चलता है, गोवर्धन दास के लालची होने का पता चलता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने में आपको थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। आप देखेंगे कि अंधेर नगरी के संवाद व्यंग्यात्मक हैं और जिन संवादों की पुनरावृत्ति हो गई है उनसे एक प्रकार की काव्यात्मकता आ गई है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि संवाद संक्षिप्त हैं। जब भी संवाद संक्षिप्त होते हैं तो पात्र जल्दी जल्दी बदलते हैं और इस तरह कथा को भी गति मिलती है और नाटक में भी रोचकता आती है। नाटक का अगला महत्वपूर्ण तत्व है परिवेश। दूसरे शब्दों में हम इसे देश, काल और वातावरण भी कहते हैं। अंधेर नगरी नाटक के दृश्यों, पात्रों के संवादों के माध्यम से हमें उस समय के परिवेश की जानकारी मिलती है। नाटक के कुल 6 दृश्यों में से बाजार, जंगल और राजसभा के दृश्य प्रमुख हैं। बाजार के दृश्य से वहाँ जन सामान्य की संस्कृति का भी पता हमें चलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि बाजार के दृश्य में लोगों की आर्थिक स्थिति, उनके सोचने विचारने के तरीके, उनकी भाषा, कुल मिलाकर उनकी संस्कृति का परिचय मिलता है। आपको स्पष्ट ही हो गया होगा कि ऊपरी तौर पर सुंदर दिखने वाला नगर वास्तविक रूप में कितना कुरूप है। आर्थिक व्यवस्था डगमगाने से लोग धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहे हैं। इस सब के लिए शासन जिम्मेदार है। राजा संवेदनहीन है, भोग विलास में लिप्त रहता है, शरीफ व्यक्ति बिना जुर्म किए सजा पाता है और कपटी खुलेआम घूमता है। इसीलिए महंत ने पहले भी टिप्पणी की है कि ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, वहाँ एक क्षण नहीं रहना। अब हम अंधेर नगरी नाटक की भाषा शैली पर चर्चा करते हैं। आप एक प्रस्तुति देखेंगे जिससे आपको अंधेर नगरी की भाषा समझने में सहायता मिलेगी। आइए इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दृष्टि डालें। इस नाटक में स्थानीय भाषा के शब्दों जैसे भिक्षा, टिकस, मुरई, अजीरन, छन, बाजे बाजे, उपास, न्याव, सुपाड़ी, चाभना, तैने, दोहाई, साइत आदि का प्रयोग किया गया है। संबोधन और स्थितियों पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे वत्सलता के लिए बच्चा शब्द का प्रयोग किया गया है संबोधन के रूप में, सम्मान के लिए गुरुजी महाराज, आत्मीयता के लिए बाबा जी, औपचारिकता महाराज कहकर और अधिकार क्यों बे कहकर संबोधित किया गया है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है नाटक का उद्देश्य। आपको ज्ञात ही होगा कि साहित्य बिना उद्देश्य के नहीं रचा जाता। रचनाकार किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही रचना की सृष्टि करता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेर नगरी नाटक की रचना किस उद्देश्य से की होगी? जैसा कि हम जानते ही हैं कि अंधेर नगरी एक व्यंग्यात्मक नाटक है, देखने में पूर्णतया मनोरंजनात्मक है, परंतु उसका उद्देश्य इस व्यंग्य के माध्यम से तत्कालीन अन्यायी शासन व्यवस्था की कमियों को उजागर करना है। राजा अन्यायी व्यवस्था का प्रतीक है, इसीलिए वह चौपट है और उसकी नगरी अंधेर नगरी। जब भी हम किसी अन्याय की बात करते हैं तो अंत में यह जिक्र ज़रूर होता है कि अंधेर है। इसी अंधेर गर्दी को व्यंग्य के माध्यम से इस नाटक में दर्शाया गया है। उस समय हम पराधीन थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। सीधे सीधे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार हमें नहीं था। इसीलिए उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेज़ी शासन की आलोचना भी इस व्यंग्य के माध्यम से की। इस नाटक में यह भी स्पष्ट होता है कि जब राजा मूर्ख हो, अन्यायी हो, विवेकहीन हो, शासन व्यवस्था के सभी अंग जैसे मंत्री, सेठ, अधिकारी, पुलिस, कोतवाल सभी शोषक की भूमिका में रहते हों तो जनता त्राही त्राही करती है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर तत्कालीन रचनाकारों ने बहुत सा साहित्य रचा। भारतेंदु जी का यह नाटक वास्तव में हर दृष्टि से सराहनीय है। तो शिक्षार्थियों, आज के इस पाठ में हमने बात की अंधेर नगरी नाटक की, उसकी कथा की, विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों की जैसे चरित्र चित्रण, संवाद, उद्देश्य आदि। यहाँ हमने चर्चा की परिवेश की, भाषा शैली की और उद्देश्य की।
हम एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि इस संदर्भ में हमने आज क्या सीखा। हमने सीखा कि अंधेर नगरी एक व्यंग्य नाटक है जिसमें शासन व्यवस्था की विसंगतियों का उद्घाटन किया गया है। अंधेर नगरी का आशय ऐसी नगरी जहां तानाशाह की सत्ता है, न्याय का आडंबर होता है और जनता का शोषण किया जाता है। ऐसी नगरी में गुणवान और गुणहीन लोगों में कोई भेद नहीं किया जाता। इस नाटक में एक राजा की कहानी के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। नाटक में यह संदेश दिया गया है कि लोभ में पड़कर देश हित को नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति एवं देश हित के लिए स्वाभिमान तथा स्वाधीनता का बहुत महत्व है। इस नाटक के संवाद संक्षिप्त हैं और व्यंग्य को उभारने में पूरी तरह सफल हुए हैं। नाटक की भाषा तत्कालीन वातावरण को सजीव रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम है। साथ ही इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता तथा नाटकीयता है। नाटक में लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है, जिससे नाटक में जीवंतता और प्रवाहमयता आ गई है। इसकी भाषा खड़ी बोली है, लेकिन ब्रिज भाषा का भी स्पष्ट प्रभाव दिखता है। अंधेर नगरी रंगमंचीयता की दृष्टि से एक सफल नाटक है। तो शिक्षार्थियों, अंत में मैं आशा करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा और इस तरह आपको अंधेर नगरी नाटक को पढ़ने और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।